कोई भी नया सब्जेक्ट प्रारंभ करने से पहले हमें यह समझना जरूरी होता है कि इस सब्जेक्ट की डिमांड क्या है, मांग क्या है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आधुनिक भारत के इतिहास को प्रारंभ करने जा रहे हैं एक नए सब्जेक्ट के तौर पे, तो ऐसे में आधुनिक भारत के इतिहास की डिमांड क्या है, मांग क्या है, इसे समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और आधुनिक भारत के इतिहास को आज सबसे पहला सेशन मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं आप सभी को पहले तो पाठ्यक्रम बताऊं, सिलेबस बताऊं कि आपके पाठ्यक्रम और सिलेबस में क्या है। स्टेट वाइज अलग अलग चीज़ें हैं, हर एक स्टेट में प्री में मेंस में आधुनिक भारत का इतिहास तो है ही है। ऐसा कोई भी स्टेट पीएससी नहीं है जहां पे आधुनिक भारत का इतिहास ना हो, वहां पे कंप्लीट इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी में है। ठीक है, अब आधुनिक भारत के इतिहास के पहले हम पाठ्यक्रम को डिकोड करने वाले हैं। आज के सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या हमारी सीक्वेंस चलेगा। देखो, एक नया सब्जेक्ट का प्रारंभ है, पर डे मान के चलिए कि 1 से 1.5 घंटे का सेशन आपका रहेगा। तो ऐसे में देखो, मेरा अल्टीमेट उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग में अंदर चीजें जाएं, है ना। तथ्य भी मैं इस तरीके से आपको परोसूं कि वो तथ्य भी आपके दिमाग में बैठे, आपको याद हो चीजें। ऐसा ना हो कि पढ़ के चले गए, कुछ पता ही नहीं चला। एक इंटरलिंकिंग हो सब्जेक्ट से। तो पहले शुरुआत में 2-3 आपकी आधारभूत क्लासेस रहेंगी। आधारभूत क्लासेस में सब कुछ समझेंगे आप, हर चीज समझाऊंगा, कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं मैं आपका। बेसिक टू एडवांस आधारभूत क्लास में सब कुछ समझेंगे। ठीक है, आधारभूत क्लास में आप सब कुछ समझेंगे, हर चीज जानेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं लेनी आपको। मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, और इसके बाद फिर हम इन डिटेल चले जाएंगे हर चीज को लेकर के। ठीक है, इन डिटेल हर चीज को पढ़ेंगे। तो आज का जो सेशन है वो है पाठ्यक्रम को समझने का। ठीक है, अब पाठ्यक्रम देखिए, आईएएस का अलग है, यूपीपीसीएस का अलग है, बीपीएससी का अलग है, एमपीपीएससी का अलग है, सबके अलग अलग अपने अपने पाठ्यक्रम है, सिलेबस है। प्रीलिम्स में तो एक लाइन में ही सबने लिख रखा है भारत का इतिहास, मेंस में थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है। तो थोड़ा सा 1 मिनट मुझे आप दीजिए, जिसके तहत मैं आपको जो है सिलेबस को लेकर के आपकी एक सामान्य समझ विकसित करने का प्रयास करूं। और मैं ये आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि आधुनिक भारत को लेकर के क्या डिमांड है। ठीक है, तो एक बार सिलेबस रिसर्च पे चलते हैं। आप देखिए, मैंने सिलेबस पे बहुत रिसर्च कर रखा है, 1 to 1 जितने भी ये यूपीएससी का सिलेबस है सबके अलग अलग है ना। सिंपल सी बात वही लिखी हुई है। देखो यहाँ पे देखिए, ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, यूपीएससी के मेंस का सिलेबस है, जहां पर ये बात लिखी हुई है। तो यदि प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में देखें तो यहाँ पे सामान्य सी बात ये लिखी हुई है, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अलग से लिख दिया है। अब इतिहास को यदि मैं तोड़ने का प्रयास करूं, मैं 1 मिनट में थोड़ा सा एक जो है विभाजन करता हूं। देखिए, हमारा जो इतिहास है भारत का इतिहास है। 1 मिनट रुकिएगा, पहले सिलेबस समझ लीजिए। भारत का इतिहास, सभी लोग ये नोट भी करते चलेंगे साथ साथ। ठीक है, भारत का इतिहास। अब भारत के इतिहास को मैं तोड़ता हूं कई भागों में। एक तो प्राचीन भारत का इतिहास है, प्राचीन भारत, अभी टाइम पीरियड भी लिख दूंगा। मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। ठीक है, इसके बाद आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के अंतर्गत ही एक हिस्सा आपका इसका स्वतंत्रता संघर्ष का रहता है, इसी में ही आपका भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है। लेकिन सिलेबस में अलग से लिख ही रखा है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष। एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं सुमित सरकार, आप सभी जानते हो। सुमित सरकार जी के द्वारा जो है, मतलब जो उन्होंने बुक लिखी है आधुनिक भारत की, वो किताब ही उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से चालू किया। उन्होंने स्टार्ट किया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। उनका कहना है कि यहीं से जो है देश का जो आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ होता है। लेकिन मैं आपको 1707 से लेकर के चलूंगा, जो सामान्यतः हम पुस्तकों में पढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, ठीक है, उसमें उनका एक प्रोस्पेक्टिव है, दृष्टिकोण है ना। इसके बाद एक टॉपिक आपका आएगा इसमें, कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति। एक टॉपिक आपका रहता है आजादी के बाद का भारत। आप सोच सकते हैं काफी बड़ा सेगमेंट है, आजादी के बाद का भारत, बाद भारत। ठीक है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, कला एवं संस्कृति, आजादी के बाद भारत। जो ये 2 आपके सेगमेंट हैं,
आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, इनको एक साथ जोड़ करके हम पढ़ेंगे। कला एवं संस्कृति के भी कई सारे आयाम जो है यहाँ से जुड़ जाते हैं, कई सारे पक्ष हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, लेकिन ये अपने आप पे एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। जब आप इसको डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो ये अपने आप में स्वतंत्र सब्जेक्ट के तौर पे भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास एक अलग टॉपिक है। देखो, भारत का इतिहास लिखा, कई जगहों पे कई पाठ्यक्रमों में विश्व का इतिहास भी सम्मिलित है, विश्व का इतिहास भी सम्मिलित है। और विश्व का आधुनिक इतिहास ही है वहाँ पर, मतलब वही 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर, मतलब 1750 से लेकर के अब तक की करंट हिस्ट्री आप जोड़ करके देख सकते हैं। और एक करंट हिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट है आज के टाइम पे, समसामयिक इतिहास, जो हाल फिलहाल में घटनाक्रम हो रहे हैं, है ना। अब देखिए, विश्व परिदृश्य बदल रहा है पूरी तरीके से, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बदल रहे हैं, और ऐसे ही किसी भी देश के इतिहास में नए नए आयाम भी जुड़ते रहते हैं, समय के साथ साथ नई नई चीज़ें भी ऐड होती रहती हैं। तो वो सारी चीज़ों को हम करंट हिस्ट्री के अंतर्गत जोड़ करके समझते हैं। हमें जो अभी पढ़ना है, देखो, प्राचीन और मध्यकालीन, ये सारी चीज़ें मैं अभी जब आधारभूत क्लास लूँगा तो शुरुआत से थोड़ा सा एक आपका लिंक बना दूंगा आधुनिक तक का। जब ये बन जाएगा तो इसके बाद फिर मैं आगे पढ़ाना चालू करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, बहुत सिंपल सा एक लाइन में तो प्रीलिम्स में लिखा है, इसलिए इन डेप्थ इसको समझने के लिए थोड़ा मेंस के सिलेबस में चलते हैं। मेंस में इन्होंने लिख दिया है, ये जितना भी आपका हाईलाइटेड एरिया है, मेंस में लिख दिया है यहाँ पे 18वीं शताब्दी से लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। यहाँ पे देखिए 3 चीजें लिखी हुई हैं। पहला लिखा हुआ है 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर, मतलब ये बात हो रही है 1750 से लेकर के। सिलेबस तो आपका कह रहा है 1750 एडी के बाद से हमें स्टार्ट करना है, लगभग मध्य, है ना। मैं आपको जो शुरू कराऊंगा वो, देखो, आमतौर पे तो हम 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु होती है ना, उसके बाद से हम चालू करेंगे, उत्तरकालीन मुगल जो आपके हैं वो पढ़ेंगे। लेकिन यूरोपीय कंपनियों का आगमन चूंकि इससे पहले हो चुका था, कई सारी यूरोपीय कंपनियां पहले आ चुकी थी, चाहे वो पुर्तगाली हों चाहे फिर वो ब्रिटिश हों, सब अलग अलग आए हैं, टाइम पीरियड अलग अलग है। तो हम यूरोपीय कंपनियों को भी इंक्लूड करके आधुनिक भारत के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रभाव क्षेत्र सबसे बड़ा हो जाएगा, बाद में फिर वो भारत को अपने औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी ताकतों में बदल जाएंगी यूरोपीय कंपनियां। तो हम यूरोपीय कंपनियों को टॉपिक को भी रखेंगे यहाँ पे। अभी मैं पूरे टॉपिक लिखूंगा आपको, यूरोपीय कंपनियां, पर 1707 के बाद मेजर आपका जितना भी सेगमेंट है वो सारा पढ़ेंगे। इस बार एक चीज मैं और ऐड करूंगा यहाँ पे, मराठा। वैसे मराठा तो हम मध्यकाल में पढ़ते हैं, लेकिन इस बार मैं मराठा का टॉपिक आधुनिक काल में पढ़ाऊंगा। रीजन इसके पीछे का ये है क्योंकि मराठा भी मुगल के वास्तविक उत्तराधिकारी थे। आप देखेंगे तो अंग्रेजों को यदि बड़ी चुनौती किसी से मिली तो वो मराठों से मिली। ठीक है, और मराठा जो है आप देखेंगे एक लंबा इतिहास चलता है, जब तक जो है सहायक संधि प्रणाली मराठों के साथ जो है नहीं संधि हो जाती है, तब तक जो है मराठे एक चैलेंज के तौर पे रहते हैं। तो मराठा में एक साथ यहाँ पे ही पढ़ा दूंगा। देखो, स्वतंत्रता के उपरांत भारत में जो बताया ना, ये भी आता है आपका, लेकिन यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा। स्वतंत्रता के उपरांत भारत मैंने अलग से पढ़ा रखा है, वो क्लास आपकी अपडेट हो चुकी है ना। आपके बैच में जो लोग ब्रह्मास्त्र बैच में हैं, लक्ष्य बैच में हैं, संकल्प बैच में हैं, या अलग से इंडिपेंडेंट बैच है उसका स्वतंत्रता भारत का, तो उन सब में अपडेट हो गई। वो क्लास मैंने करवाई है, बहुत अच्छे से करवाई है, पूरी मैंने पूरा कवर कराया है। इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस और साथ में IR, ये दोनों इंक्लूड कर दोगे, आपको मजा आ जाएगा, बढ़िया से आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, अब देखिए जो हमें पढ़ना है, मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग, अब यही चीज हर सिलेबस में लिखी मिलेगी। इसमें लिखा है 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर के, तो 18वीं शताब्दी का लगभग जब हम मध्य निकालेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 1750 एडी। ठीक है, यहां से चालू करेंगे से वर्तमान समय तक की आधुनिक भारतीय महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय, ये तीनों चीजों को हमें एक साथ जोड़ना है। फिर स्वतंत्रता संग्राम, देखो अलग से लिखा है। स्वतंत्रता संग्राम के लिए वैसे 1857 की क्रांति को हम एक बेंचमार्क मानते हैं कि यहाँ से देश की आज़ादी में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और देश में जो है एक क्रांति के उद्भव के साथ साथ देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी से कहा जाता है 1857 की क्रांति को। अंग्रेजों को एक बड़ी चुनौती भी मिली, कंपनी का शासन ही समाप्त कर दिया इस क्रांति ने। तो 1857 की क्रांति से ही हम इसको लेकर चलेंगे, इसके विभिन्न चरण। ठीक है, कई सारे मंचों का उद्भव होना, कांग्रेस से पहले, कांग्रेस के बाद, कांग्रेस के भी कई सारे जो है आपके आयाम थे, उन सबको देखेंगे। देश के विभिन्न भागों में इनका योगदान क्या क्या था। ठीक है, और महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। देखो यहाँ पे 2 जगह व्यक्ति लिखे हैं, एक तो यहाँ पे व्यक्तित्व लिखा हुआ ऊपर और यहाँ पे भी व्यक्ति,
तो इस बार के सेशन में मैं आपको व्यक्तित्व अलग से पढ़ाऊंगा और व्यक्तित्व को लेकर स्पेक्ट्रम की एक अलग से बुक आती है, वो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो आप व्यक्तित्व, बीपीएससी में तो अलग से क्वेश्चन ही है, बीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, आईएएस में भी पूछा जाता है, हर बार कोई ना कोई व्यक्तित्व पूछ ही लेगा। कभी सुभाष गांधी पूछ लेगा, कभी गांधी अंबेडकर पूछ लेंगे, कभी जो है राम मनोहर, जो आपके सामाजिक सुधारक हैं जितने, जैसे राजा राम मोहन राय पूछ लेगा, कभी आपसे जवाहरलाल नेहरू पूछ लेंगे, कभी उस समय समकालीन बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे। तो उन सबको हम लोग एक सेक्वन यहीं पर ही ऐड करके अलग से मैं इनको भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। इसके बाद आपका इंडियन पोस्ट वगैरह, तो आधुनिक को लेकर ये आपका पाठ्यक्रम है। अब मैं आपको क्रम एक बताऊंगा कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, मेरी क्या स्ट्रेटजी है, मैं किस तरीके से चीज़ें लेकर चलूंगा, ठीक है। इसमें फिर आपके कुछ इनपुट हो, आप कुछ ऐड कराना चाहें तो बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा। आप लोग जो चाहो वो ऐड करा सकते हो। आपने अपने स्टेट पीसीएस के सिलेबस को भी देखना है, वहां पर भी मेंशन करना है। देखो एमपीपीएससी में एक जगह पे प्राचीन और मध्यकाल को लेकर ज्यादा चर्चा है, आधुनिक नहीं लिखा, लेकिन वो बाद में स्वतंत्रता संघर्ष लिख रखा है और मेंस में सब कुछ इंक्लूड है। जहां प्री में आप बचोगे किसी सब्जेक्ट से, मेंस में नहीं बचोगे। मेंस में वो सब्जेक्ट आपका है, मेंस का सिलेबस देखो, वहां पे डिटेल में है, इन डेप्थ है। अच्छा, नहीं मेंस में समझ में आ रहा तो आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है मेरा काम ये रहेगा कि आपको ये सारे टॉपिक्स, ये सारे सब्जेक्ट को लेकर चलो। अब चलिए एक बार थोड़ा सा लिस्ट बनवा रहा हूं, आप लोग भी साथ साथ लिस्ट बनाते चलना कि हमें क्या पढ़ना है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है, हमें किस तरीके से अपनी क्लास को लेकर के चलना है। आप सभी जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही मैं स्टार्ट करूंगा पूरा, ठीक है। सबसे पहली जो क्लास हमारी रहेगी वो रहेगी उत्तरकालीन मुगल की। ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा टॉपिक ही रखेंगे, पर ये मैं ऐड करा दूंगा आपका। पहला टॉपिक हमारा यही रहेगा, उत्तरकालीन मुगल की। आप लोग सारे अब टॉपिक लिखते चले जाओ, ठीक है। पहला टॉपिक तो मैं आपका ये पढ़ाऊंगा, उत्तरकालीन मुगल। किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है, क्योंकि अब मैं एक एक करके सारे आपको लिखवाने वाला हूं। दूसरा जो टॉपिक मैं आपका लूंगा, जैसे ये टॉपिक खत्म होगा उसके तुरंत बाद एक टॉपिक लूंगा आपका, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आमतौर पे किताबों पे आपको यहीं से मिलेगा, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब इसमें थोड़ा सा क्लास लगेंगी, 2-3 क्लास भी मान लीजिए, है ना। इसी में से जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखेंगे, कई सारी कंपनियों के बीच में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, संघर्ष होता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्भव और फिर बंगाल के नवाब के साथ उसका संघर्ष, यानी प्लासी का युद्ध वगैरह जो होता है ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल का नवाब वर्सेस बंगाल। अब देखो इस बीच में कई घटनाएं होंगी, आंग्ल कर्नाटिक वार होंगे आपके, है ना। आंग्ल कर्नाटिक वार होते हैं, फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष चलता है, ठीक है। तो इनको भी हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जो बच्चे नेट जेआरएफ वगैरह कर रहे हैं और उनका इतिहास सब्जेक्ट है, तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़ करके ये पूरे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बड़ी डिटेल से ही पढ़ा रहा हूँ हर चीज़ को, तो आप जो भी कर रहे हैं, जहाँ पे भी आधुनिक भारत का इतिहास आएगा वहाँ पे काम आएगा मैं, ठीक है। टॉपिक लिखते जाना, ये टॉपिक सारे के सारे मुझे पढ़ाने हैं आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए इसी समय चूंकि मुगल काल का पतन हो गया था, तो कई सारे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, क्षेत्रीय राज्यों का उदय, जिसमें से कई सारे राज्य हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपका अवध वाला क्षेत्र है, पंजाब वाला क्षेत्र है, मैसूर वाला क्षेत्र है, मराठा वाला क्षेत्र है, ये सब आ जाएंगे। इसमें मैं देखो कई सारी पावर्स आपको पढ़ाऊंगा, इसमें मैं आपको मराठा पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसमें मैं आपको मैसूर पढ़ाऊंगा, इसमें मैं आपको अवध पढ़ाऊंगा, इसमें मैं आपको बंगाल पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसमें आपको मैं पंजाब पढ़ाऊंगा। जितने भी आपके इस समय, मराठा यहीं पे कवर करेंगे हम, ठीक है। मराठा में मैं बिल्कुल बिगिनिंग से चालू करूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज वैसे तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में औरंगजेब के समकक्ष रहे हैं, लेकिन मैं आपको जो है पूरा शुरू से पढ़ाऊंगा, यहाँ से जीरो से मराठा, और पूरा पेशवाओं का उद्भव और पेशवाओं का किस तरीके से पेशवाओं के द्वारा
कैसे मुगलों का वास्तविक उत्तराधिकारी बना गया अपनी योग्यता के दम पे, और फिर आगे जितनी भी चीजें। ठीक है कुमार सुभाष जी, देखिए आरओ एआरओ वाले जो बच्चे हैं ना, आप लोगों के लिए रिवीजन बैच में हमने लगभग जो इम्पोर्टेंट है सारा रिवाइज करा रखा है, सब कुछ दे रखा है वहाँ पे, बहुत कम उसमें। तो बैच में यदि आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए और वहाँ से डिटेल से उसको कर लीजिए। ठीक है, बाकी देखो पढ़ना सब कुछ है। मैंने आपको कई बार बोला है कि आप लोग यदि ये सोच के चल रहे हैं कि आधा अधूरा पढ़ के काम हो जाएगा, नहीं होगा। हमें चीज़ें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि हमें मेंस लिखना है। बिना मेंस के हमारा भला होना नहीं, तो हम क्यों ना डिटेल में पढ़ें चीज़ों को। तो ये यहाँ पे और कई सारे राज्य आपके जुड़ेंगे, जैसे कि जाटों के क्षेत्र को लेकर के है, वो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। रुहेलखंड को लेकर पढ़ाऊंगा, बुंदेलखंड को लेकर पढ़ाऊंगा। तो ये काफ़ी सारे यहाँ पे क्षेत्रों का उद्भव होता है। ठीक है, अब चूंकि इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव आ चुका था आपका, तो यहाँ पे मैं एक टॉपिक लेकर के चलूंगा, गवर्नर जनरल। ठीक है, वायसराय। भारत के जितने भी पद हैं, भारत का गवर्नर जनरल, वायसराय, ये सारे हम लोग एक साथ इनको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अब चूंकि अंग्रेज आ जाते हैं, तो अंग्रेजों के आने के कारण से ब्रिटिशर्स के द्वारा लगातार भारत की इकोनॉमी को लेकर इम्पैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर एक बार हम देखेंगे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था वर्सेस भारतीय अर्थव्यवस्था, ड्रेन ऑफ वेल्थ और ये सब चीजें यहीं पर मैं सारे पढ़ा दूंगा। अर्थव्यवस्था, ठीक है। ठीक है, एक तो ये वाला टॉपिक, इसमें कई सारे टॉपिक होंगे, लैंड टेन्योर सिस्टम वगैरह भी यहीं पे पढ़ाऊंगा मैं आपको सारे के सारे। इसके बाद 7वां नंबर रहेगा, यहां से आपका जो सबसे बड़ी चीज है वो है 1857 की क्रांति। इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो ये डिटेल में पढ़ेंगे आप लोग। 8वां नंबर जो आपका है वो है, बहुत सारे जन आंदोलन हुए थे, विभिन्न जन आंदोलन। ठीक है, जन आंदोलन कई प्रकार के हैं। देखो यहां पे मैं इनको कैसे जोड़ूंगा। एक तो किसानों के आंदोलन, किसान आंदोलन 1857 की क्रांति से पहले और 1857 की क्रांति के बाद। बहुत सारे जनजातीय आंदोलन थे और बहुत सारे जातीय आंदोलन थे। ये सारे मुद्दों को हम लोग आंदोलनों के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे जन आंदोलन देख लेंगे। अब इसके बाद चूंकि अंग्रेज भारत में थे, तो भारत की शिक्षा को कैसे प्रभावित किया, तो हम ब्रिटिशर्स के द्वारा शिक्षा को जैसे प्रभावित किया, पूरा एक एक करके देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान कैसे आधुनिक शिक्षा का विकास होता है। फिर इसके बाद ये थे, तो इनके द्वारा प्रेस है, इनकी प्रेस को लेकर बहुत सारी नीतियां रही। हमेशा प्रेस को लेकर के अंग्रेजों के द्वारा कई सारे सेंसर्स वगैरह लगाए गए, तो प्रेस की नीतियों को देखेंगे। ठीक है, धार्मिक सुधार आंदोलन चालू हुए इसी दौरान पे, तो धार्मिक सुधार आंदोलनों को देखेंगे। धार्मिक सुधार आंदोलन, ये टॉपिक पूरा कवर करेंगे। इसमें पूरा एक इन डेप्थ में उस समय का इम्पैक्ट आपको पूरा प्रॉपर बताऊंगा। इसके बाद आपको पता है राष्ट्रवाद का उदय, अगला टॉपिक रहेगा राष्ट्रवाद का उदय। बहुत बड़ा योगदान इसका भी रहा, राष्ट्रवाद का उदय। अब राष्ट्रवाद के उदय के समय ही यहाँ पे कई सारी कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं थी। कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। ठीक है, और 14 नंबर पे था आपका कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं और कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के बाद की ये सारे घटनाक्रम है। अब यहीं से थोड़ा सा देश के आज़ादी का मूवमेंट थोड़ा सा आपका क्या करेगा, बल प्रदान करेगा। अब यहाँ पे हम कांग्रेस के विभिन्न चरण पढ़ लेंगे।
कांग्रेस के विभिन्न चरण, उदारवादी, गरमवादी, उग्रवादी या फिर गांधीवादी, ये सारे देख लेंगे। हाँ, रवि कुमार जी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी वीडियो, कोई भी सेशन आप चाहें तो आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। डाउनलोडिंग का ऑप्शन है यहाँ पे, और कि मिनिमम से मिनिमम डेटा में भी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। 144 पे भी आप देख सकते हैं। सारे प्रोविजन ऐप से लेकर आपको कोई दिक्कत ही नहीं लेनी, ऐप बेस्ट है आपका। ठीक है, तो कांग्रेस के विभिन्न चरण, ये टॉपिक भी रहेगा। इसमें हम पूरे देखेंगे, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी, जितने भी चरण हैं। ठीक है, अब इसी समय क्रांतिकारी आंदोलन भी चालू होते हैं कई सारे। क्रांतिकारियों की भूमिका, अब क्रांतिकारियों की भूमिका में कई चरण हैं। मैं एक साथ ही सारा पढ़ाऊंगा। देखो, कोई भी चीज पढ़ाऊंगा, शुरू करूंगा और अंत करूंगा। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, जितने भी चरण है वो सारे पढ़ाऊंगा। भारत के बाहर भी क्रांतिकारी गतिविधियों को यहीं पर देख लेंगे। भारत के अंदर, भारत के बाहर, और इसके दौरान कई सारी घटनाएं होती हैं। जैसे कि एक घटना होती है आपका बंगाल विभाजन। ठीक है, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का एक पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पे आप इसको देखते हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन थे इस बीच में, जैसे सूरत फूट पड़ती है 1907 में, फिर इसके बाद 1916 है, फिर 1931 है। कई सारे आपके कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, एक टॉपिक आपका ये रहेगा। इसके बाद मैं कई सारी नीतियां बताऊंगा अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की कई सारी नीतियां, या तो हो सकता है नीतियां बाद में भी पढ़ लें, उसके बारे में बाद में आएंगे। ठीक है, इसके बाद मुस्लिम लीग का भी गठन होता है। मुस्लिम लीग, ये आपकी संस्था जो है जिम्मेदार थी, और फिर अंग्रेजों के द्वारा मार्ले मिंटो सुधार लाया जाता है, ये भी जिम्मेदार थे। मार्ले विभाजन के जिम्मेदार हैं सब ये, सुधार। मार्ले मिंटो सुधार के बाद आपका जो है, आपको पता है बंगाल विभाजन को वापस लिया जाता है। यहीं पे मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा आपका। बंगाल विभाजन के टाइम पे दिल्ली दरबार का प्रयोग जो है, दिल्ली दरबार बुलाया जाना, राजधानी परिवर्तित किया जाना, ये सब कुछ आपको पढ़ा दूंगा। यहाँ पे एक विशेष प्रकार के आंदोलन और देखने को मिलते हैं, होम रूल लीग, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो इनके द्वारा भी क्या प्रयास किए गए देश की आज़ादी को लेकर के, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी तो एक पर्टिकुलर अपना चैप्टर रहेगा ही, महात्मा गांधी तो इन डिटेल में हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। गांधी के आंदोलन, उनका व्यक्तित्व, उनकी विचारधारा है ना, उनका गांधीवाद, ये हर एक पक्ष को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। इसी दौरान कई सारे किसान आंदोलन हुए, किसान सभाओं का गठन हुआ। ठीक है, तो किसान आंदोलन और किसान सभा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। किसानों से जुड़े हुए मुद्दे, किसान आंदोलन और किसान सभा। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। 24 नंबर जो आपका है, 24 नंबर जो अगला है आपका, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल। कई सारे ट्रेड यूनियन आपके बने हैं इस समय। यूनियन, बोल्शेविक क्रांति के बाद जो है ये प्रभाव ज़्यादा था। साम्यवादी दल, ठीक है, ये और इसकी क्या क्या भूमिका रही। इसी दौरान आपको पता है कि महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन से पहले एक घटना घटी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसमें कई सारी चीज़ें हैं। एक तो रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये टॉपिक भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, हर चीज़ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। फिर गांधी के जितने भी आंदोलन हैं, गांधी इस आंदोलन को भी लीड करते हैं, खिलाफत आंदोलन। वैसे मुद्दा इसका बाहर का रहता है, खिलाफत का मुद्दा रहता है आंदोलन। ठीक है, फिर असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद एक पार्टी बनती है आपकी, उसका नाम रहता है स्वराज्य पार्टी। इसी समय आपका स्वराज्य पार्टी के साथ साथ हम देखेंगे जब साइमन कमीशन का आगमन होता है। साइमन कमीशन
का आगमन, ठीक है। फिर इसके बाद आपका नेहरू रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट, लाहौर अधिवेशन वगैरह वो सब प्रमुख अधिवेशन में देख लेंगे। फिर आपका यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सारे प्रमुख जो है आपके आंदोलन रहते हैं। गांधी जी गोलमेज आंदोलन भी जाते हैं, गोलमेज सम्मेलन जाते हैं, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर गोलमेज सम्मेलन आपका होता है, ठीक है। और गांधी इरविन पैक्ट होता है, गोलमेज सम्मेलन होता है। फिर इसके बाद सांप्रदायिक पंचाट आता है जिसे हम कम्युनल अवार्ड कहते हैं। लिखते जाना भाई सभी, ठीक है। बिल्कुल, इसमें जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत डिटेल रहेगा, आपके वैकल्पिक विषय में पूरी मदद मिलेगी। बस आपको इग्नू का मटेरियल थोड़ा सा इन डेप्थ आपको और अच्छे से पढ़ते जाना है साथ साथ। जितने लोग वैकल्पिक विषय वाले ना उनको बहुत बेनिफिट होगा ये क्लास, मतलब आप बस इग्नू का मटेरियल एडिशनली आप रखिएगा, साथ में उसे पढ़िएगा, जो बुक वगैरह बताऊं वो भी कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर आपका सांप्रदायिक पंचाट, ठीक है। इसके बाद आपका 1935 का अधिनियम आ जाता है, 35 का अधिनियम। भारत में पहले चुनाव होते हैं आपके, है ना, भारत में चुनाव होते हैं ना, प्रांतीय चुनाव, प्रांतीय चुनाव होते हैं आपके, ठीक है। और प्रांतीय चुनाव के बाद आपका त्रिपुरी संकट, ठीक है। फिर आपका हरिपुरा, त्रिपुरी, ये सारी घटनाएं होती हैं। इसके बाद आपका जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध, ये टॉपिक, और इसका प्रभाव, अगस्त प्रस्ताव आता है इसी समय पे, प्रस्ताव ये भी पढ़ेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आता है यहीं पे, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये सारे टॉपिक लिखते जाना भाई, ये सारे टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा 1940 में ही। विनोबा भावे, ब्रह्मदत्त और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह, सारे नाम। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद आपको पता है क्रिप्स का भारत में आना होता है, क्रिप्स मिशन, सभी लोग समझ रहे हैं ना। हाँ, क्रिप्स मिशन का आगमन, और क्रिप्स मिशन के बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद आपका आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस और उनकी भूमिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है कैबिनेट मिशन योजना आता है, कैबिनेट मिशन योजना। तत्पश्चात आपका संविधान सभा बनती है, सारी बातें होती हैं, लेकिन इसी समय लॉर्ड माउंटबेटन योजना आ जाती है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जो देश के विभाजन का पूरा खाका तैयार कर देता है आपका, ठीक है। पूरा का पूरा जिम्मेदारी इसी की रहती है। माउंटबेटन योजना आपका ये 3 जून 1947 को आती है। फिर इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947। इसके बाद विभाजन के साथ स्वतंत्रता, देश का विभाजन और स्वतंत्रता साथ साथ होती है, विभाजन के साथ स्वतंत्रता, ये हम देखते हैं। और जो आपका 44 है वो आपका कंप्लीट क्लास हो जाएगी। इसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, विविध देख सकते हैं बहुत सारे, मिसलिनियस पहलू फिर लास्ट में देखेंगे। ऐसे करके 44 टॉपिक मैंने आपके लिखे हैं। ये इससे ज़्यादा भी टॉपिक हो सकते हैं, कई सारे टॉपिक यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो आप लोग सजेस्ट करेंगे, वो भी मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा। बट इतना मुझे पढ़ाना है, ये एक टाइम टेकिंग है, इन डिटेल है, जो भी पढ़ाऊँगा वो अच्छे से पढ़ाऊँगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं। तो ये तो आपका एक शॉर्ट कहें या फिर कह सकते हैं कि सिलेबस इतना ही है जितना मैंने आपको बताया। अब इसी सिलेबस को हमें अच्छे से पढ़ना है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और इंक्लूड कर सकते हैं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। लास्ट में हम एक टॉपिक और डालेंगे, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। थोड़ा इनमें भी एक एक दिन में एक एक व्यक्तित्व आपका होगा,
है ना। तो जो पर्सनालिटी है इम्पोर्टेंट, उनको भी थोड़ा सा हम लोग दृष्टिपात करेंगे। क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, मतलब सीधा पर्सनालिटीज क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मतलब मोस्ट प्रासंगिक व्यक्ति है महात्मा गांधी। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। हाँ तो पूरा ही कवर होगा भाई क्या छोड़ेंगे, कुछ छोड़ के थोड़ा ना मैं पढ़ाता हूँ। आज तक का मेरा रिकॉर्ड रहा है कि कुछ भी पढ़ाया तो मैं डिटेल में पढ़ाया है। थोड़ा टाइम लगता है मुझे पढ़ाने पर, मैं कोई चीज़ छोड़ के नहीं चलता हूँ। मुझे कोई चीज़ ऐसे पढ़ाने में मज़ा ही नहीं आती, मतलब अंदर से संतुष्टि नहीं मिलती है। जब तक मुझे मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं होती है तब तक मैं कोई चीज़ पढ़ाता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो ये तो आपका एक सिलेबस रहा। अब इसको हम शुरू करेंगे, सिलेबस को। ठीक है, सिलेबस को शुरू करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करेंगे, जैसे लाइक आपका टॉपिक ख़त्म होता जाएगा तो जैसे ही टॉपिक होगा वैसे ही पीवाईक्यू भी मैं थोड़ा सॉल्व कराऊंगा। जैसे कोई टॉपिक ख़त्म हुआ उससे जुड़े हुए पीवाईक्यू, मेंस के क्वेश्चन भी साथ साथ कोशिश करूंगा कि आपको बताता हुआ चलो। अब आपका काम रहेगा कि जो मैं पढ़ाऊँ उस पर आंसर राइटिंग करो, घर पे रिवाइज करो जो पढ़ाया है, पीवाईक्यू खुद भी कुछ देख लो। बाकी पीवाईक्यू मैं भी कोशिश करूंगा करा दूंगा आपको। रोशन कुमार जी, देखो ये क्लास आपकी जो है बैच की क्लास है, कंप्लीट बैच है आपका। उस बैच से आपको जुड़ना पड़ेगा और बैच से ही जुड़ करके आपको पूरी क्लास मिलेगी। ठीक है, तो जो बच्चे इस बैच से जुड़ना चाहते हो, इतना डिटेल में पढ़ना चाहते हो, आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए कोर्स में जुड़िए और पढ़ाई करिए। इतना डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सभी ने टॉपिक नोट कर लिए होंगे, है ना। टॉपिक सभी को नोट कर लेने हैं। इन्हीं टॉपिक से स्टार्टिंग करेंगे। शुरुआत हमारी होगी उत्तरकालीन मुगल से, ठीक है ना।